तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, उसमें रिप्रोडक्शन और उसमें रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन। शायद 2-3 वीडियो लग जाएगी, लेकिन हम जल्दी से शॉर्ट में और इजी वे में कंप्लीट करने की गारंटी दे। और आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बहुत मेन होता है। ये थोड़ा जल्दीबाजी में बन गया, लेकिन मैं ऊपर साइड में एक रियल स्ट्रक्चर जो होता है जो बनाना पड़ता है। वैसे अगर शॉर्ट में क्वेश्चन में आएगा तो आप लोग ऐसा बना सकते हैं, ये भी सही है। तो मैं उस टाइम पे वहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो सबसे पहले बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ये होती है कैप्सूल। इसको हम सबसे बाहर की रहती है वो सबसे रिजिड रहती है, इसको कैप्सूल कहते हैं। जो इसकी अंदर की जो सेकंड लेयर होती है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया के अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट रहता है। और जो थर्ड लेयर होती है सबसे अंदरून, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो बैक्टीरिया होता है वो सिंपल होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है और माइक्रोस्कोपिक। सबसे मेन होता है माइक्रोस्कोपिक और प्रिमिटिव, बहुत पुराने टाइम का, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एंटोनी वॉन लेवेनहॉक में। और इसको जो नेम दिया था वो था इरेनबर्ग ने। और जो इसकी डिटेल स्टडी थी, ये मेन पॉइंट था जो कि हम पिछली क्लास में मिस कर गए थे। जो मेन पॉइंट था कि जो इसकी डिटेल स्टडी थी वो लुइस पास्चर ने की थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो इसकी सेल वॉल रहती है वो रिजिड रहती है और वो पॉलीसेक्राइड से बनी रहती है। और बाकी किसी भी जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे उसमें किसी की भी सेल वॉल पॉलीसेक्राइड से नहीं बनी होती है। और जो ये तीनों वॉल्स रहती है, सबसे बाहर की कैप्सूल, जो बीच वाली रहती है वो सेल वॉल, सबसे अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? सेल इन्वेलप, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा हुआ रहता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो एक एज अ वेक्टर यूज़ होता है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये मेंशन कर लेना अपने पॉइंट्स में। वो एक लेयर बनाती है ऐसी कर्व, मतलब जो ऐसा कर्व्ड रहता है, ऐसी लेयर बनाती है जिसको मेसोसोम्स कहते हैं। ये बहुत सारे कामों में हेल्प करता है। इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं जो बहुत सारे प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते हैं। इसमें इंक्लूजन, छोटी छोटी बॉडीज़ रहती है जो ट्रांसमिशन का काम करती हैं। प्लाज्मिड रहता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। छोटे छोटे पिलाई रहते हैं जो मूवमेंट में काम करते हैं। और इसमें बड़े बड़े फ्लैजिलास भी प्रेजेंट रहते हैं। ये जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं 2 फ्लैजिलास। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया जिनके वो चारों ओर रहते हैं फ्लैजिला, वो प्रेजेंट रहते हैं मूवमेंट के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है। सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। और पिलाई, पिलाई में एक आता है सेक्स पिलाई, जो कि रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। उसको हम रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। सीलिया जो छोटे मोटे मूवमेंट में काम आता है। इसमें छोटे छोटे सर्कुलर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रहते हैं जिनको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये एक्स्ट्रा जो भी हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा या फिर जो फूड मटेरियल होगा, इनको पैकेजिंग में काम आते हैं। ये स्टोरेज ग्रेन्यूल उनको स्टोरेज करते हैं। इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमें पता है ये प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो जो न्यूक्लियस होगा वो पूरा ऐसे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होगा। तो जो जिन चीज़ों में ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में फैला रहता है उस प्लेस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसे हम न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, ठीक है। डीएनए प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया का खुद का डीएनए रहता है। इसमें मीजोजोम्स एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। जो ये मीजोजोम्स हैं तो उसी के मीजोजोम्स एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो रेस्पिरेशन में वर्क करते हैं। बैक्टीरिया रेस्पिरेशन भी करता है और 2 टाइप का करता है, ये हम पढ़ेंगे। हेल्प इन क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम्स के रेप्लिकेशन में वर्क आता है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हमने कर दिया है। उसका मैं एक सही सा डायग्राम आपको ऊपर पे मेंशन करवा दूंगी ताकि आप लोग उससे देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या मतलब ढंग से विजिबल हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि वो ऐसे जल्दीबाजी में बना हुआ है। अब जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया।
तो जभी भी आप लोगों को 5 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में ही या फिर 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये बीएससी में आता है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन की डिफाइन देनी पड़ती है, क्योंकि ये इससे जो एग्जामिनर हैं जो कॉपी चेक करते हैं उन पे एक इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन की डिफाइन क्या होती है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी एंड फूड। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो फूड लेता है और एनर्जी को मतलब अपने एनर्जी प्रोवाइड करता है और अपने काम में उसे लाता है। द नीड फॉर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। जो एनर्जी की रिक्वायर्ड क्यों होती है, ताकि हम ग्रो कर सकें, हमारी बॉडी ग्रो कर सकते हैं, हम कुछ काम कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मेंटेनेंस, बॉडी की मेंटेनेंस में। आप लोग खाना खाते हो, उसी से तो आपको एनर्जी मिलती है। तो खाना एक टाइप का क्या है, ह्यूमन के लिए न्यूट्रिशन है। सभी के लिए खाना न्यूट्रिशन है, लेकिन हमारे लिए वेज नॉन वेज जो भी हम खाते हैं, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस और ग्रोथ में वर्क करता है, हेल्प करता है न्यूट्रिशन। इन बैक्टीरिया इट इज़ मेनली ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन रहता है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो सभी को पता रहता है। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, कंटेन वेरियस पिगमेंट टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स प्लांट्स जैसे ऑटोट्रॉफिक रहते हैं, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है खुद का खाना बनाने के लिए, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वैसे बैक्टीरिया में भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिससे वो अपना खाना खुद बना लेता है। और हेट्रोट्रॉफिक वो रहते हैं जिनमें वो पिगमेंट्स नहीं रहते हैं और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। अब जो बैक्टीरिया है उसमें ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन रहता है। अब जो ऑटोट्रॉफिक है वो भी 2 टाइप में डिवाइड रहता है और हेट्रोट्रॉफिक 3 टाइप में। ये 3 टाइप तो ईजी है, याद हो जाते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफिक के 2 टाइप और उनके भी सब डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो ऑटो और ये इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है जो सब डिवाइडेड पार्ट्स हैं, क्योंकि ये उतने डिटेल नहीं करते हैं। आप इनमें ही अपने 3-4 पेज तो भर ही सकते हो, थ्रू उसके मतलब डायग्राम वगैरह बना के भी दिखा सकते हो। अब है सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक का पहला, कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब सबसे पहले हम इसको डिटेल कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक की एक अच्छी सी डिफाइन और इजी। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड एनर्जी is obtained from either sunlight or chemically by oxidation of some inorganic substance। इसका मतलब जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनके पास कुछ ऐसे पिगमेंट्स रहते हैं जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं, सनलाइट को लेकर सनलाइट को एब्जॉर्व करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। उनके पास कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं या फिर केमिकल सब्सटेंस रहते हैं, ठीक है। इसके 2 टाइप है, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। यहाँ पे जैसे देखा है फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो पहला पार्ट है फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक की डिफाइन है, दीज बैक्टीरिया हैव अ ग्रीन सनलाइट ट्रैपिंग पिगमेंट कॉल्ड बैक्टीरियोक्लोरोफिल। जो ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं इनके पास एक ग्रीन सनलाइट ट्रैपिंग पिगमेंट होता है, मतलब जो सनलाइट को ट्रैप कर सके, ऐसे कलर का कोई मतलब ग्रीन कलर का ऐसा पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप कर सके। इस पिगमेंट को कहते हैं बैक्टीरियोक्लोरोफिल। प्लांट्स में क्लोरोफिल और इसमें बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन हो रहा है, तो इसमें लिख देना बैक्टीरिया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल फाउंड इन अपर लेयर ऑफ पॉन्ड्स। ऐसे बैक्टीरिया जो पॉन्ड्स की अपर लेयर में प्रेजेंट होते हैं उनमें ये वाला पिगमेंट प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। दीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर। जो फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं वो 2 और सब डिवाइडेड पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले एक है ग्रीन सल्फर और दूसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। सबसे पहले ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इन दीज टाइप ऑफ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ठीक है। ग्रीन सल्फर में क्या रहता है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल। इसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम। अगर आप ग्रीन सल्फर करके एग्जाम्पल भी याद करते हो क्लोरोबियम, तो ऐसे में आपको पीछे से बस क्लोरोफिल लगाना है पिगमेंट याद रखने के लिए, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा याद करने के लिए, ठीक है। दूसरा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। द पर्पल sulfur bacteria has the pigment. The process is bacteriochlorophyll present in chromatophore and big product is सॉरी ये है बाई प्रोडक्ट। तो इसमें जो बैक्टीरियोक्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो क्रोमेटोफोर के अंदर
स्टोर रहता है। और जो इससे बाई प्रोडक्ट बनता है, बाई प्रोडक्ट मतलब जो भी लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है खाना बना, जैसे हम लोग उन्होंने फोटोसिंथेटिक प्रोसेस की, उसके बाद जो चीज़ बन रही है उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं, उसको कहते हैं सल्फर। जैसे इसका एग्जाम्पल है क्रोमेटियम। तो इसमें नॉर्मली यही है कि जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा है कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। तो उसमें नेम नहीं दिया गया, इसमें यही बताया गया है कि जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है वो क्रोमेटोफोर के अंदर प्रेजेंट रहता है, और जिससे जो बाई प्रोडक्ट है वो सल्फर बनता है। और इसका एग्जाम्पल है क्रोमेटियम। क्रोमेटियम से क्रोमेटोफोर याद कर लेना कि उसके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्लोरोबियम से क्लोरोबियम क्लोरोफिल याद कर लेना, ईजी है। अब है ऑटोट्रॉफिक का दूसरा पार्ट, कीमोसिंथेटिक। पहला था फोटोसिंथेटिक, उसके दो पार्ट थे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इतना डिटेल करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर 15 मार्क्स में आता है तो कर देना जितना तुम कर सकते हो, और एग्जाम्पल्स याद कर लेना, क्योंकि अगर तुम्हारे यहाँ एमसीक्यू होता होगा तो एमसीक्यू में ज़रूर पूछेगा। तो दूसरा है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसका डिफाइन क्या है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता है, मतलब बैक्टीरियो क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपना प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, मतलब जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं जो रॉ मटेरियल्स, उनको यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, इसके सिक्स टाइप में डिवाइडेड है ये। सबसे पहला है सल्फर बैक्टीरिया, फिर है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, तीसरा है आयरन बैक्टीरिया, चौथा है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, पांचवा है कार्बन बैक्टीरिया एंड छठवां है मीथेन बैक्टीरिया। तो इनके एग्जाम्पल हैं, सल्फर बैक्टीरिया का है थायोबैसिलस, हाइड्रोजन बैक्टीरिया का है सूडोमोनास, आयरन बैक्टीरिया का है थायोबैसिलस या फेरोबैसिलस आयरन बैक्टीरिया, और सल्फर बैक्टीरिया ऐसे करके याद कर लेना, दोनों का सेम ही है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का है नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोजोमोनास। तुमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी, ये दोनों वहाँ हेल्प करते हैं, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करके ये याद हो जाएंगे, नाइट्रो ऐसे करके। ठीक है, कार्बन बैक्टीरिया का है बैसिलस ओलिगोकार्बोफिलस। ठीक है, मीथेन बैक्टीरिया क्या है मीथेनोमोनास, ऐसे करके। थोड़ा हार्ड है, अगर हो सके तो मैं इसकी इजी ट्रिक लेके आऊँगी, तो ये फिर हो जाएगा। अब हमारा जो न्यूट्रिशन का जो सेकंड पार्ट है, मतलब जो सेकंड डिवीजन है, वो है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब इसकी डिफाइन क्या है? These type of bacteria are not capable of synthesizing their food, thus they live where organic food is readily available, either from living organism or from organic substances. ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास जो जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जिनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना फूड ऐसे मतलब ग्रहण करते हैं जहाँ फूड पहले से प्रेजेंट हो, या फिर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिल जाए, जैसे लिविंग वगैरह से मिल जाए, या फिर मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब बन बनाया खाना उन्हें मिल जाए, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल जाए। वो ऐसी जगह प्रेजेंट रहते हैं पहले से, जहाँ खाना पहले से बना हुआ रहता है। तो इसके 3 टाइप हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? ऑब्टेन फूड बाय डिकम्पोजिंग डेड बॉडीज, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स। ऐसे बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कोई तुम्हारे आस पड़ोस में किसी का भैंस मर रखा है या कोई डॉगी मर रखा है, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए पर मे बी ऐसा हो, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया लग जाते हैं जो उसके मतलब ब्लड मसल्स इनसे अपना फूड ले लेते हैं, न्यूट्रिशन ले लेते हैं। क्या है, बैक्टीरिया को जिंदा होने के लिए न्यूट्रिशन ही तो चाहिए, तो वैसे इसका एग्जाम्पल है एसिडोबैक्टर। दूसरा है पैरासिटिक, live on and within other organism and obtain nutrition from their host, from the host मतलब ये किसी जिंदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। वैसे जैसे सर में जुएं होते हैं, ये बैक्टीरिया तो नहीं है लेकिन एक ऑर्गेनिजम्स है जो किसी जिंदा इंसान से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनिया या फिर विब्रियो कोलेरा। तीसरा है सिम्बायोटिक, लिव इन क्लोज एसोसिएशन विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो दे बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर।
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लाइकेंस में होता है एल्गे और फंगाई का, जिसमें दोनों बेनिफिट होते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं किसी ना किसी तौर पे। वैसे ही बैक्टीरिया भी किसी ना किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया न्यूट्रिशन तो हो गया है, स्ट्रक्चर भी हो गया। अब हम करते हैं बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। मुझे लगता है रिप्रोडक्शन हम के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये दो टॉपिक छोड़ते हैं। तो अगर आप लोगों को पॉइंट्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा वीडियो के, तो मैं उसका पीपीटी आप लोगों को सेंड करवा दूंगी या फिर मेंशन लिंक दे दूंगी। अब है बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ी सी भी हम किसी बंद कमरे में रह जाएं जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो तो हमारा कैसे दम घुटने लगता है, वैसे ही जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको भी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन भी दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक तो पता ही होगा, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एरोबिक के भी दो पार्ट्स होते हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। एनएरोबिक के भी दो पार्ट्स होते हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ये बहुत ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ऑब्लिगेट एरोबा, बैक्टीरिया दैट विल डाई विथआउट ऑक्सीजन। एरोबिक के दो पार्ट हैं, ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट मतलब जो ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे वो बैक्टीरिया। जैसे एग्जाम्पल में ह्यूमन दे रखा है, लेकिन मतलब ह्यूमन बैक्टीरिया है तो नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे इजी वे में समझा रखा है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो वो मर जाएंगे। इसको ऑब्लिगेट एरोबा कहते हैं। एरोबिक का दूसरा पार्ट है फैकल्टेटिव एन एरोबा। फैकल्टेटिव एरोबा का मतलब है जनरली यूज ऑक्सीजन बट कैन सर्वाइव इन एन ऑक्सीजेनिक कंडीशन। फैकल्टेटिव एक तरफ से आप लोग समझ लो मन मर्जी, ऑक्सीजन यूज करते हैं वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन यूज करते हैं लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं, उसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव एरोबा। ये एन एरोबा नहीं है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। दूसरा पार्ट, जो दूसरा डिवीजन है वो है एन एरोबिक, जो कि जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी वो रह लेंगे। ठीक है, इसके भी दो पार्ट है, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। इसका दूसरा पार्ट ऑब्लिगेट का, ऑब्लिगेट एन एरोबिक का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल डाई। ऐसे बैक्टीरिया जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो मर जाएंगे। और यहाँ क्या था, एरोबिक में ऐसे बैक्टीरिया जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो वो मर जाएंगे, और यहाँ है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाएंगे। सो वियर्ड। फैकल्टेटिव एनाएरोबिक का मतलब है यूजुअली सर्वाइव विथआउट ऑक्सीजन बट कैन सर्वाइव विथ ऑक्सीजन ऑल्सो। ये ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वो उसके साथ भी रह लेंगे। फैकल्टेटिव दोनों में सेम ही है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्लिगेट में भी थोड़ा सा अपोजिट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के बिना ये मर जाएंगे। और एनाएरोबिक में जो ऑब्लिगेट है उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो मर जाएंगे। और फैकल्टेटिव में ये याद रखना कि मन मर्जी, ऑप्शनल, ऑप्शनल लेके चलते हैं। मेन बैक्टीरिया में होता क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, उनमें ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में रिएक्शन होकर ब्रेक डाउन होता है, एटीपी रिलीज होती है और CO2 रिलीज होती है। ठीक है, जैसे प्लांट्स में भी यही होता है, CO2, मतलब हम में ऐसा होता है, हम CO2 रिलीज करते हैं, वो प्लांट टेक करते हैं, और बाद में वहाँ प्लांट CO2 के साथ और कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन रिलीज करती है और हमें प्रेजेंट होती है, और ATP अपने काम में लगा लेती है। ऐसे ही हम ATP अपने काम में लगा देते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया भी यही काम करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक सारे क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ज़्यादा बेहतरीन तो नहीं, लेकिन मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश ज़रूर की है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे, जो कि दोनों के दोनों बहुत मेन है, 15 मैथ्स में आते ही हैं अगर आप कॉलेज कर रहे हो BSc। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इजी ट्रिक्स के लिए मेरा चैनल
सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिए। थैंक्स, टाटा, बाय बाय।